कल्पना की जाए कोई इंसान अपनी पूरी जिंदगी लगाकर एक बहुत बड़ा मुकाम हासिल करे, मतलब शून्य से शुरुआत करके दुनिया की सबसे बड़ी और शक्तिशाली सत्ता खड़ी कर दे। हाँ बिल्कुल, जैसे आज के समय में कोई एक बहुत बड़ी ग्लोबल कंपनी बना दे एकदम जीरो से, है ना। और फिर जब वो सफलता के एकदम शिखर पे हो, मतलब जब पूरी दुनिया उसकी मुट्ठी में हो, तो वो अचानक एक दिन अपना सारा राजपाट, सारी दौलत, सब कुछ छोड़कर किसी दूर जंगल या पहाड़ पर चला जाए। सुनने में तो ये किसी हॉलीवुड फिल्म का प्लॉट लगता है या फिर किसी बहुत ही रोमांचक उपन्यास की कहानी। बिल्कुल, लेकिन भारत के इतिहास में ऐसा सचमुच हुआ था, और आज के इस गहरे विश्लेषण में हम इसी पर बात करने वाले हैं। मतलब हम सिर्फ तारीखों पे नहीं, बल्कि उस मनोविज्ञान पर बात करेंगे जो इस पूरी ऐतिहासिक घटना के पीछे था। ये बहुत जरूरी है क्योंकि अमूमन हम जब इतिहास पढ़ते हैं तो हमारा पूरा ध्यान सिर्फ युद्धों पर या संधियों पर होता है। हम उस जटिल मनोवैज्ञानिक यात्रा को नजरअंदाज कर देते हैं जो सत्ता हासिल करने और फिर उसे पूरी तरह से त्यागने के बीच होती है। सही कहा। और इसी यात्रा को डिकोड करने के लिए आज की इस विस्तृत चर्चा में हमने कई अहम ऐतिहासिक साक्ष्यों को एक साथ रखा है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे हम कोई बहुत लंबी कई खंडों वाली ऑडियो बुक सुन रहे हो। हाँ, जैसे ऑडियो बुक के हर चैप्टर में एक नया नजरिया मिलता है ना, बिल्कुल वैसे ही। हाँ, क्योंकि इसमें जैन और बौद्ध ग्रंथों से लेकर यूनानी राजदूतों के वृत्तांत और आधुनिक विद्वानों के ऐतिहासिक विश्लेषण शामिल हैं। इन सब को मिलाकर जो तस्वीर बनती है वो सच में बेहद चौंकाने वाली है। और इन अलग अलग स्रोतों को साथ रखने का एक खास मकसद भी है। होता क्या है ना, हम अक्सर इतिहास को बस एक ही चश्मे से देखने के आदी हो जाते हैं। बिल्कुल, हम एक ही कहानी मान लेते हैं जी। लेकिन जब हम अलग अलग परंपराओं को मिलाते हैं, जैसे यूनानी दस्तावेज हो गए या स्थानीय साहित्य हो गया, तब जाकर एक मुकम्मल और निष्पक्ष तस्वीर उभरती है। तो आज का हमारा मुख्य उद्देश्य यही है, ये समझना कि प्राचीन भारत के सबसे शक्तिशाली मौर्य साम्राज्य की नींव आखिर किन रणनीतियों पर रखी गई थी, और उसका प्रशासन आज के दौर के हिसाब से भी कितना आधुनिक था। और सबसे बड़ा सवाल कि एक अजेय सम्राट ने सब कुछ हासिल करने के बाद अचानक संन्यास क्यों ले लिया। मतलब आज के दौर में जहां हर कोई बस सत्ता से चिपके रहना चाहता है, ये जानना दिलचस्प है। हाँ, कि कोई अपनी मर्जी से सब कैसे छोड़ सकता है। तो चलिए इस कहानी की शुरुआत से शुरू करते हैं। मौर्य साम्राज्य की स्थापना कोई रातों रात होने वाला चमत्कार तो था नहीं। बिल्कुल नहीं, इसके पीछे एक बहुत ही अचूक रणनीति थी, और इस रणनीति की सबसे प्रामाणिक झलक हमें परिशिष्य पर्वन में मिलती है। हाँ, परिशिष्ट पर्वन, जो 12वीं शताब्दी के महान जैन विद्वान आचार्य हेमचंद्र द्वारा लिखा गया एक संस्कृत महाकाव्य है। और दिलचस्प बात यह है कि आचार्य हेमचंद्र इतने ज्ञानी थे कि उन्हें कलिकाल सर्वज्ञ की उपाधि मिली थी। मतलब अपने युग का सब कुछ जानने वाला विद्वान। सही कहा। और इसी ग्रंथ में आचार्य चाणक्य की एक बहुत बड़ी और सच कहूं तो हैरान करने वाली गलती का जिक्र है। और यही बात इस ग्रंथ को इतना खास बनाती है, क्योंकि हम चाणक्य को हमेशा एक ऐसे रणनीतिकार के रूप में देखते हैं जो कभी कोई गलती कर ही नहीं सकता, एक परफेक्ट कूटनीतिज्ञ। हाँ, लेकिन परिशिष्ट पर्वन बताता है कि शुरुआत में चाणक्य ने सीधे नंद वंश के राजा धनानंद की राजधानी पाटलिपुत्र पर हमला कर दिया था, जो कि एक बहुत बड़ी रणनीतिक भूल थी। बहुत बड़ी भूल। सीधा राजधानी पर हमला करना ऐसा था जैसे दुश्मन के सबसे मजबूत किले की दीवार पर अपना सिर दे मारना, क्योंकि राजधानी में तो पूरी सैन्य ताकत होती है ना। यहाँ मुझे वो एक बहुत ही मजेदार उदाहरण याद आ रहा है। मतलब ये गलती बिल्कुल वैसी ही थी जैसे बहुत तेज भूख लगने पर कोई किसी बेहद गर्म थाली के बिल्कुल बीच में हाथ डाल दे और अपनी उंगलियां जला ले। हाँ, जाहिर है कोई समझदार इंसान क्या करेगा, वो किनारे किनारे से खाना शुरू करेगा जहां खाना थोड़ा ठंडा होता है। कहा जाता है कि चाणक्य ने भी एक माँ को अपने बच्चे को यही डांटते हुए सुना था, और वहीं से उन्हें ये महान सीख मिली। क्योंकि महान रणनीतिकार कोई जन्म से महान नहीं होते, वो अपनी गलतियों से सीखते हैं। और चाणक्य की महानता इसी में थी कि उन्होंने अपनी विफलता को समझा और अपनी रणनीति पूरी तरह बदल दी। मतलब सीधे केंद्र पर हमला करने के बजाय उन्होंने जो परिधीय राज्य थे, किनारे के छोटे राज्य, उन्हें जीतना शुरू किया। जी, परिशिष्ट पर्वन के अनुसार उन्होंने हिमवत कूट के पर्वतक राजा के साथ गठबंधन किया। उन्होंने एक एक करके बाहरी दीवारों को गिराया
और फिर अंत में राजधानी पर कब्जा किया। तो इससे ये तो समझ आता है कि लक्ष्य अगर बड़ा हो तो उसे छोटे हिस्सों में बांटना कितना जरूरी है। लेकिन राज्य जीत लेना तो सिर्फ आधी कहानी है ना? बिल्कुल। असली चुनौती तो उस विशाल साम्राज्य को चलाना है। हाँ, और जब हम अर्थशास्त्र या यूनानी राजदूत मेगस्थनीज की इंडिका पढ़ते हैं तो मौर्य प्रशासन की जो तस्वीर सामने आती है वो आज के आधुनिक राष्ट्रों के भी होश उड़ा सकती है। उस दौर में प्रशासन 30 अलग-अलग विभागों में बटा हुआ था। 30 विभाग। ये एक पूरी तरह से विकेंद्रीकृत मतलब डिसेंट्रलाइज्ड नौकरशाही थी। सत्ता का केंद्र राजा जरूर था, लेकिन काम विशेषज्ञों के हाथों में था। और सबसे ज्यादा चर्चा जिस चीज की होती है वो है उनका गुप्तचर विभाग। उनके पास जासूसों का एक विशाल नेटवर्क था जिन्हें गूढ़ पुरुष कहा जाता था। और ये जासूस कोई वर्दी पहनकर नहीं घूमते थे। ये व्यापारी, सन्यासी, छात्र या यहाँ तक कि भिखारियों के भेष में फैले रहते थे। और सबसे मजेदार बात यह है कि वे संदेश भेजने के लिए कबूतरों का इस्तेमाल करते थे। कबूतर उस समय का सबसे तेज ब्रॉडबैंड नेटवर्क थे, आप कह सकते हैं। बिल्कुल। और अर्थव्यवस्था संभालने के लिए भी बहुत बारीक व्यवस्था थी। जैसे कृषि विभाग को संभालने वाले अधिकारी को सीताध्यक्ष कहा जाता था। सीता मतलब वो भूमि जो सीधे राज्य के नियंत्रण में होती थी। और सीताध्यक्ष का काम सिर्फ टैक्स लेना नहीं था, उसे ये भी देखना होता था कि अच्छी गुणवत्ता वाले बीज बोए जाएं और कृषि उपकरणों की कमी ना हो। न्याय प्रणाली भी बहुत स्पष्ट थी। दीवानी मामलों के लिए धर्मस्थीय न्यायालय होते थे और फौजदारी मामलों के लिए कंटक शोधन। यहाँ ये कंटक शोधन शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। कंटक मतलब कांटा। समाज में जो अपराधी या भ्रष्ट अधिकारी थे उन्हें समाज के लिए कांटा माना जाता था। इन न्यायालयों का काम उन कांटों को चुक कर बाहर निकालना था। आग में एक बात खटक रही है। मतलब जब हम इन जासूसों के जाल, कबूतरों वाले संचार नेटवर्क और सख्त न्याय व्यवस्था की बात करते हैं तो क्या ये एक सर्विलेंस स्टेट नहीं लगता? ये सवाल उठना बहुत स्वाभाविक है। मतलब ऐसा लगता है जैसे राजा को अपनी ही जनता पर भरोसा नहीं है और वो हर वक्त जासूसी करवा रहा है। क्या ये दमनकारी तानाशाही की निशानी नहीं है? देखिए, अगर हम इसे उस समय के बड़े परिदृश्य से जोड़कर देखें तो तस्वीर काफी अलग नजर आती है। चंद्रगुप्त का साम्राज्य कोई छोटा राज्य तो था नहीं, ये अफगानिस्तान से लेकर गहरे दक्षिण भारत तक फैला था। हाँ, साम्राज्य तो बहुत विशाल था। तो इतने विशाल साम्राज्य को बाहरी दुश्मनों और भीतरी विद्रोहों से बचाने के लिए एक मजबूत सूचना तंत्र तो चाहिए ही था। और सबसे बड़ी बात, ये सिर्फ एक सर्वेलेंस स्टेट नहीं था, ये एक उन्नत वेलफेयर स्टेट यानी कल्याणकारी राज्य भी था। वेलफेयर स्टेट मतलब ये हम किस आधार पर कह सकते हैं? क्योंकि हमारे ऐतिहासिक स्रोतों में इसके अद्भुत उदाहरण हैं। राज्य सिर्फ जासूसी या टैक्स वसूली नहीं करता था, वो जनता की भलाई के लिए बड़े इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स भी चलाता था। जैसे सौराष्ट्र प्रांत में बनवाई गई सुदर्शन झील। ओहो, सुदर्शन झील। जी, चंद्रगुप्त के गवर्नर पुष्यगुप्त ने इसे बनवाया था। ये कोई आम तालाब नहीं था, बल्कि नदियों के पानी को रोककर बनाया गया एक विशाल डैम था, ताकि बारिश न होने पर भी किसानों को सूखे का सामना न करना पड़े। और जन कल्याण की बात करें तो मुझे तो स्रोतों में अंतरिक्ष विद्या विभाग का जिक्र सबसे ज्यादा हैरान करने वाला लगा। मतलब उस जमाने में एक मौसम विभाग था। बिल्कुल। मौर्य प्रशासन में अधिकारी बादलों के रंग, हवा की दिशा और सूर्य की स्थिति का बाकायदा वैज्ञानिक अवलोकन करते थे। अरे वाह। हाँ, और इसका रिकॉर्ड रखते थे कि इस साल कितनी बारिश होगी। इसी पूर्वानुमान पर किसानों को फसल बोने की सलाह दी जाती थी। सूखा पड़ने की आशंका पर अनाज पहले से सुरक्षित कर लिया जाता था। कमाल है। और इसके अलावा भेषजागार यानी अस्पतालों की जो व्यवस्था थी वो भी अनोखी थी। ये अस्पताल सिर्फ इंसानों के लिए नहीं थे, बल्कि जानवरों के लिए भी अलग से अस्पताल बनाए गए थे। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल। मतलब जरा सोच कर देखिए, जिस राज्य में चप्पे चप्पे पर जासूस घूम रहे हैं, उसी राज्य में जानवरों के इलाज के लिए भी सरकारी खर्च पर अस्पताल चल रहे हैं। ये विरोधाभासी तो मौर्य प्रशासन को इतना आधुनिक बनाता है। बिल्कुल। कूटनीति में कठोरता और जन कल्याण में संवेदनशीलता, इसी का मेल एक सफल साम्राज्य की असली पहचान होता है। तो ये सब सुनकर लगता है कि राज्य में चारों ओर समृद्धि थी, एक परफेक्ट सिस्टम चल रहा था। लेकिन अब कहानी में वो मोड़ आता है जो सबसे ज्यादा सोचने पर मजबूर करता है। और वो मोड़ बहुत ही नाटकीय है। हाँ, मतलब जब सब कुछ इतना शानदार चल रहा था तो अचानक बदलाव कैसे आया? मैंने कुछ अजीबोगरीब सपनों के बारे में पढ़ा है,
जिन्होंने इस अजय सम्राट को अंदर तक हिलाकर रख दिया था। यहीं पर इतिहास महज राजनीतिक घटनाओं से आगे बढ़कर मानव मनोविज्ञान और आध्यात्मिकता की गहराइयों में उतर जाता है। जैन ग्रंथों के अनुसार अपने शासन के अंतिम वर्षों में चंद्रगुप्त मौर्य ने 16 बहुत ही रहस्यमय सपने देखे। 16 सपने? ये सपने किस तरह के थे? मतलब क्या वे सचमुच इतने डरावने थे कि एक चक्रवर्ती सम्राट डर जाए? इन सपनों में एक गहरा प्रतीकात्मक अर्थ छिपा था। जैसे उन्होंने देखा कि एक कल्प वृक्ष जिसकी शाखाएं बहुत मजबूत थीं, वो अचानक टूटकर गिर गई है। अच्छा, कल्प वृक्ष तो मनोकामना पूरी करने वाला पेड़ माना जाता है ना? जी। एक और सपने में उन्होंने देखा कि 12 फन वाला एक विशाल और भयानक सांप उनकी तरफ आ रहा है। काले हाथियों को युद्ध करते देखा और सूखे कुएं के पास प्यासे लोग देखे जहां पानी नहीं था। जब किसी ऐसे इंसान को जिसने अपने बल पर सब कुछ हासिल किया हो, ऐसे सपने बार बार आने लगें तो उसका विचलित होना तो स्वाभाविक है। तो क्या उन्होंने किसी से इन सपनों का मतलब पूछा? बिल्कुल। वे इन सपनों का अर्थ जानने के लिए अपने गुरु जैन आचार्य भद्रबाहु के पास गए। उनके अंतिम श्रुत केवली थे, मतलब वे अंतिम व्यक्ति जिन्हें जैन धर्म के सभी 14 प्राचीन शास्त्रों का संपूर्ण ज्ञान था। तो जब चंद्रगुप्त ने उन्हें सपने बताए तो उन्होंने जो अर्थ निकाला उसने इतिहास की धारा ही बदल दी। उन्होंने क्या भविष्यवाणी की थी? कुछ अकाल वगैरह के बारे में था ना? हाँ, विशेष रूप से वो 12 फन वाले सांप का सपना। उन्होंने भविष्यवाणी की कि मौर्य साम्राज्य में आने वाले समय में लगातार 12 साल का एक भीषण अकाल पड़ने वाला है। नदियां सूख जाएंगी, फसलें राख हो जाएंगी और चारों ओर त्राही त्राही मच जाएगी। बाप रे, 12 साल का अकाल। अब यहाँ चंद्रगुप्त के मनोविज्ञान को समझना बहुत दिलचस्प है। एक ऐसा सम्राट जिसने इतना विशाल साम्राज्य खड़ा किया, सुदर्शन झील बनवाई, मौसम विभाग बनाया, उसे अचानक एहसास होता है कि प्रकृति के आगे वो बिल्कुल बौना है। यही वो बिंदु है जहां एक शासक को अपनी मानवीय सीमाओं का बोध होता है। चंद्रगुप्त को समझ आ गया कि वो अपनी पूरी जनता को इस अकाल से नहीं बचा सकता, उसके खजाने खाली हो जाएंगे। और सत्ता का जो मोह होता है वो इस एहसास के सामने टूट गया होगा। बिल्कुल। और इसके बाद उन्होंने जो कदम उठाया वो सच में विरले ही देखने को मिलता है। उन्होंने अपना सारा राजपाट, अपना मुकुट स्वेच्छा से अपने बेटे बिंदुसार को सौंप दिया। मतलब सत्ता के एकदम शिखर पर बैठकर वैराग्य ले लिया। जी हाँ, वे आचार्य भद्रबाहु और हजारों जैन मुनियों के साथ उत्तर भारत छोड़कर दक्षिण की ओर चले गए। मैसूर के पास श्रवणबेलगोला पहुंचे। वहां चंद्रगिरी पहाड़ी पर उन्होंने एक साधारण जैन मुनि की तरह तपस्या की। और फिर उन्होंने संलेखना विधि से अपने प्राण त्याग दिए। यहाँ ये समझना जरूरी है कि संलेखना कोई आत्महत्या नहीं है। बिल्कुल नहीं। जैन दर्शन में ये उपवास के द्वारा शरीर और संसार से मोह भंग करके पूर्ण शांति में मृत्यु का वरण करने की एक आध्यात्मिक प्रक्रिया है। मतलब एक इंसान जिसने सोने के बर्तनों में खाया हो, वो धीरे धीरे अन्न और जल का त्याग कर देता है। ये भारतीय इतिहास और दर्शन की एक अनूठी विशेषता है। दुनिया के अन्य हिस्सों में सत्ता का लक्ष्य सिर्फ और सत्ता हासिल करना रहा है। राजा मर्तदम तक गद्दी से चिपके रहते हैं। सही बात है। लेकिन भारत में ज्ञान और सत्ता का ये मेल बताता है कि शक्ति का अंतिम लक्ष्य अक्सर वैराग्य यानी अनासक्ति ही माना गया है। यहाँ राजा का सन्यासी हो जाना उसकी हार नहीं, बल्कि जीवन की सबसे बड़ी जीत मानी जाती। एक अजय सम्राट का ऐसे प्राण त्यागना वाकई किसी महाकाव्य जैसा है। लेकिन यहाँ एक जरूरी सवाल उठता है, इतिहास में इतने हजारों साल पहले जो हुआ वो हम तक इतनी स्पष्टता से कैसे पहुंचा? मतलब क्या ये सिर्फ धार्मिक कहानी है या ठोस साक्ष्य भी है? ये बहुत अहम पहलू है। किसी भी ऐतिहासिक घटना को सिर्फ एक नजरिए से नहीं देखा जा सकता। हमारे पास अलग अलग परंपराओं के स्रोत हैं और हर स्रोत का अपना फोकस है। जैसे आप ऑडियो बुक सुनती हैं तो हर चैप्टर का अलग टोन होता है ना? हाँ बिल्कुल। जैसे अगर हम यूनानी राजदूत मेगस्थनीज की इंडिका देखें तो वो मौर्य दरबार को बिल्कुल अलग नजरिए से पेश करते हैं। उनका पूरा ध्यान प्रशासन, नगर व्यवस्था और सेना पर होता है। वे आध्यात्मिक जीवन पर ज्यादा बात नहीं करते, क्योंकि एक विदेशी राजदूत के लिए वो प्रशासनिक ढांचा ज्यादा अहम था। वहीं दूसरी तरफ जब हम जैन साहित्य देखते हैं और श्रवणबेलगोला के प्राचीन शिलालेखों का अध्ययन करते हैं तो वे दृढ़ता से साबित करते हैं कि चंद्रगुप्त
पूर्णतः जैन मुनि हो गए थे। और इसके अलावा बौद्ध ग्रंथ भी हैं, जैसे श्रीलंका के दीपवंश और महावंश। ये ग्रंथ मौर्य वंश का वर्णन तो करते हैं, लेकिन इनका फोकस चंद्रगुप्त के पोते सम्राट अशोक पर ज्यादा होता है। क्योंकि अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रसार में बड़ी भूमिका निभाई थी और यहीं पर ऐतिहासिक स्रोतों का असली महत्व समझ आता है। आज के इस दौर में जहां सूचनाओं की बाढ़ है, हमें याद रखना चाहिए कि किसी एक स्रोत को अंतिम सत्य नहीं मानना चाहिए। एकदम सही। किसी भी सच्चाई को पूरी तरह समझने के लिए विदेशी वृत्तांत, स्थानीय साहित्य और पुरातात्विक साक्ष्यों का मिला-जुला अध्ययन जरूरी है, जैसे पहेली के टुकड़ों को जोड़ना। और हाँ, यहाँ ये स्पष्ट करना भी जरूरी है कि हम किसी एक धर्म या विचारधारा का समर्थन नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल, हम सिर्फ ऐतिहासिक साक्ष्यों का निष्पक्ष विश्लेषण कर रहे हैं जो हमारे सामने मौजूद हैं। जब हम ये बहुआयामी दृष्टिकोण अपनाते हैं, तभी हम इतिहास के असली नायकों को समझ पाते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य की कहानी सिर्फ एक विजेता की कहानी नहीं है, ये एक ऐसे इंसान की कहानी है जिसने सत्ता की चरम सीमाओं को देखा और अंततः त्याग की उन चरम सीमाओं को भी छुआ जहां तक पहुंचना आसान नहीं है। जी। तो आज की इस दिलचस्प चर्चा में हमने बहुत सी परतों को खोला। हमने देखा कि कैसे चाणक्य ने अपनी रणनीति बदली, कैसे मौर्य प्रशासन में जासूसों और लोक कल्याणकारी योजनाओं का संतुलन था, और कैसे 16 स्वप्नों के बाद चंद्रगुप्त मौर्य ने अकाल की विभीषिका के सामने अपनी मानवीय सीमाओं को पहचाना और सत्ता के शिखर से वैराग्य तक का सफर तय किया। ये सफर आज भी बहुत कुछ सोचने पर मजबूर करता है। आज के दौर में जब हर कोई अपनी कुर्सी, अपने पद से चिपके रहना चाहता है, कोई अपना स्टेटस नहीं छोड़ना चाहता, तो क्या ये कदम हमें ये नहीं सिखाता कि एक सच्चे लीडर को पता होना चाहिए कि उसे कब रुकना है? शायद एक बेहतरीन लीडर की सबसे बड़ी पहचान उसकी ताकत में नहीं, बल्कि इस बात में होती है कि वो जानता हो कि कब उस ताकत का मोह त्यागना है। बिल्कुल सही कहा। और इसी गहरे विचार के साथ आज की इस विस्तृत चर्चा को हम यहीं विराम देते हैं। जाते जाते जरा सोचिएगा, अगर आज के दौर का कोई बहुत बड़ा वैश्विक नेता जिसके पास दुनिया की सबसे बड़ी ताकत हो, वो अचानक प्रेस कॉन्फ्रेंस करे और कहे कि मैंने सब हासिल कर लिया है और अब मैं संन्यास ले रहा हूं, तो दुनिया का क्या रिएक्शन होगा? क्या आज के इस भौतिकवादी युग में हम उस अनासक्ति को समझ पाएंगे? इस पर जरूर विचार कीजिएगा।